वाइब्रेंट जीएस स्टडी सेंटर में आप लोगों का स्वागत है। इतिहास की कक्षाएं संस्थान में संचालित हैं। हम लोगों ने भारत के विदेशी आक्रमण के बारे में अध्ययन किया और भारत का जो पहला विदेशी आक्रमण था वह ईरानी आक्रमणकारी के रूप में था। हम लोगों ने उसको पढ़ा। ईरानी आक्रमण में किस किस ईरान के शासक ने भारत पे आक्रमण किया, उस आक्रमण का क्या प्रभाव पड़ा, सबका अध्ययन किया। इसी के बाद देखिए हमारा जो अगला टॉपिक है, हमको अब ईरानियों के बाद अगला जो भारत पे आक्रमण होता है उसका हमको अध्ययन करना है। देखिए ईरानी शासकों के ध्वंसावशेषों पर आपको बताए थे दारा तृतीय से सिकंदर का युद्ध होता है। वह युद्ध आरबेला के युद्ध के नाम से विख्यात है। आरबेला के युद्ध में सिकंदर अर्थात यूनानी आक्रमणकारी था, वह दारा को पराजित करता है। दारा को जैसे ही पराजित करता है उसकी जो सीमा है वो भारतीय राज्यों से टकराने लगती है, मिलने लगती है। ईरानियों ने भारत के विषय में यूनानियों को बताया था। आपको बताए थे टीसीएस नामक राज्य वैद्य, हेरोडोटस नामक इतिहासकार, यह भारत के विषय में लिखते हैं, जानकारी देते हैं। भारत की धन संपदा से सिकंदर प्रभावित हुआ। महत्वाकांक्षी शासक था, यूनान का रहने वाला था। सिकंदर उसका गुरु था। मकदूनिया का शासक बना, कम उम्र में शासक बना। कम उम्र में शासक बना, महत्वाकांक्षी था, नवयुवक था, अनुभव की कमी थी और बहुत ही कम उम्र में उसको विश्व विजय का सपना आने लगा। उसके दिमाग में बात आई कि यूनान जो कि बौद्धिक क्रांति के एक प्रकार से बौद्धिक क्रांति की जनक थी, महान दार्शनिक थे वहां के लोग, महान ज्योतिषी थे, तो सिकंदर के दिमाग में आया कि यूनानी महान एक प्रकार से सेना नायक भी होते हैं। उसी क्रम में वह विश्व विजय के अभियान के लिए निकला। आपसे क्या करें, उम्र कम थी, अनुभव की कमी थी, जबकि सुकरात जैसा योग्य दार्शनिक उसका गुरु था। वह महज 20 साल में शासक बन गया। विश्व विजय की अभिलाषा ने उसको भारत की ओर आक्रमण करने के लिए प्रोत्साहित किया। अब देखिए कहानी की शुरुआत कहां से होती है। कहानी की शुरुआत होती है हखामनी साम्राज्य के ध्वंसावशेषों पर से। उसी के ध्वंसावशेषों पर जब भारत पे ईरानी आक्रमणकारी जब भारत पे अपने कुछ भारत के सिंध इत्यादि प्रांत पे अपना कब्जा करते हैं और जब सिकंदर ईरानियों को हराता है तो भारतीय सीमा उसकी सीमा से स्पर्श करने लगती है। अब सिकंदर भारत की तरफ रुख करेगा। भारत की उस समय की जो पूरे भारत की बात नहीं हो रही है, जो पश्चिमोत्तर भारत है, देखिए उसका पूरा मैप आपके सामने है। पश्चिमोत्तर भारत जो आपका है उस समय, ये देखिए बोलन घाटी है, सिंध नदी है, जो सिंधु जल नदी का जो यह क्षेत्र है, यह खैबर घाटी है। यहीं पर देखिए झेलम नदी, चिनाब नदी, रावी नदी, सतलज नदी, ये सब आके फाइनली क्या नाम है, सिंध नदी में मिल जाते हैं। यही जो भारत का पश्चिमी वाला भाग है, यह उस समय सिकंदर के आक्रमण के अनुकूल थी। कारण क्या था? कारण यह था उस समय के जो यहाँ के राज्य थे छोटे छोटे, वह आपस में ही लड़ रहे थे, भिड़ रहे थे, परस्पर संघर्ष कर रहे थे। लाजिमी था कि सिकंदर जो योग्य सेना नायक था, कुशल उसके पास सेना थी, योग्य तीरंदाज थे, श्रेष्ठ घुड़सवार सेना थी, ईरानियों को जिसने पराजित किया था, अपने विरोधियों को पराजित करके यूनान का शासक बना था। निश्चित रूप से 20 वर्ष की उम्र में शासक बनता है तो योग्य रहा होगा। तो उसे भारत की पश्चिमोत्तर भारत की राजनीति की स्थिति भी उसके अनुकूल थी। ये जो राज्य थे ये आपस में ही संघर्षरत थे। जब ऐसी अनुकूल स्थिति थी
तो भारत पे आक्रमण करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। इसी का फायदा उठाता है। अब हम देखते हैं कि सिकंदर के आक्रमण के समय भारत की क्या राजनीतिक स्थिति थी। मेगस्थनीज आंभी और पुरु नामक शासकों का उल्लेख करता है। आंभी तक्षशिला का शासक था। सिकंदर के डर से, भय से उसका मित्र हो गया था। पुरु का जो राज्य था, पोरस राज्य था, यहां का शासक पुरु था। इसका जो क्षेत्र था झेलम और चिनाब नदियों के बीच का। देखिए, यह झेलम नदी है, यह चिनाब नदी है, इसके बीच का जो क्षेत्र था यही पोरस का राज्य था। और इसी के बगल में तक्षशिला आंभी का राज्य था। दोनों की सीमाएं जब आपस में मिल रही हैं तो पड़ोसी समझ ही सकते हैं, एक दूसरे का विरोधी होगा, एक दूसरे की उन्नति को नहीं देखेगा। ये घर के संदर्भ में भी लागू होता है, राज्य के संदर्भ में भी लागू होता है। तो आंभी और पुरु में आपस में शत्रुता थी। यह शक्तिशाली था, बलशाली था। तो पुरु को हमेशा आंभी सोचता था जो पुरु का राज्य है झेलम और चिनाब, पूछा जाता है पुरु का राज्य किस नदियों की, किन किन नदियों के बीच में था। तो जो पुरु का जो राज्य था वो झेलम और चिनाब नदियों के बीच में था। आपकी मैप में भी देखिए लोकेशन बनी हुई है। अब देखिए, चाहता था आंभी कि इसके राज्य को अपनी सीमा में मिला लिया जाए। स्वयं ताकतवर नहीं था, इसको एक सहयोगी की आवश्यकता थी। सहयोगी के रूप में कौन मिलता है? सिकंदर मिलता है। हम बाद में उसकी चर्चा करेंगे, पहले उस समय की राजनीतिक स्थिति देखिए पश्चिम भारत की। तो आंभी और पुरु का राज्य, तक्षशिला का शासक आंभी, जिसको आप पूर्वी गंधार कहते हैं, पूर्वी गंधार का ही यह शासक था आंभी। इसी के बाद देखिए एक सियोई नामक राज्य था। यह झेलम और चिनाब नदियों के संगम पे स्थित था। एक और छोटा राज्य मालव राज्य, रावी व चिनाब नदी के संगम मिलान के लिए पूछता है। दे देगा 4 विकल्प, एक में सियोई, एक में मालव, एक में क्षुद्रक, एक में ये पुरु। कह देगा नदियों का, दे देगा किन किन नदियों के बीच का क्षेत्र है। तो याद कर लीजिएगा, पुरु का राज्य झेलम और चिनाब नदियों के बीच में स्थित था। मालव रावी व चिनाब नदी के संगम पे, देखिए रावी व चिनाब नदी जहां मिलती है यहां पर मालव राज्य था। क्षुद्रक राज्य व्यास व रावी के बीच में, व्यास व रावी के बीच में क्या नाम, क्षुद्रक राज्य था। अभिसार राज्य था, यह कहां था? यह पुरु राज्य के निकट था। इसी के पुरु का एक पड़ोसी था अभिसार। अभिसार और पोरस में मित्रता थी। दोनों शक्तिशाली थे, श्रेष्ठ सेना थी, श्रेष्ठ धनुर्धारी थे। अब देखिए, अब सिकंदर के दिमाग में बात आई कि आक्रमण किया जाए। आक्रमण के क्रम में सिकंदर क्या करता है कि एशिया माइनर से, जिसको आप टर्की कहते हैं, वहां से निकलता है। एशिया माइनर से सीरिया आएगा, सीरिया से मिस्र, फारस, देखिए फारस, बैक्ट्रिया, बल्ख और काबुल को विजय करता है। पुरुषपुर, जिसको आप पेशावर कहते हैं, पेशावर कनिष्क, जो कनिष्क राजवंश था, जो कुषाण राजवंश था जिसका शासक कनिष्क था, इसका राजधानी थी, उसी को पुरुषपुर पेशावर कहते हैं। यह भाग पाकिस्तान में चला गया है। तो एशिया माइनर से निकला सिकंदर, यूनान से आया एशिया माइनर, एशिया माइनर से सीरिया, सीरिया संकट से सीरिया, मिस्र, मिस्र नील नदी का वरदान हेरोडोटस कहता है, नील नदी के किनारे स्थित है। इसके बाद फारस, फारस ईरान, फिर बैक्ट्रिया, फिर बल्ख, फिर काबुल को विजय करता हुआ हिंदुकुश पर्वत को पार कर देता है। इतना उसका अभियान तीव्र रहता है, इतनी उसके अंदर
युद्ध विजय करने का नशा होता है, युद्ध करने का नशा होता है, विश्व विजय का जो अब उसके दिमाग में जो सपना वो सजोए हुए है, उसको प्राप्त करना है, दिन रात उसको चलना है, आराम भी नहीं कहीं करना है। हिंदुकुश पर्वत को पार करता है, सिंधु नदी के किनारे आ जाता है, वहीं पर अपना बेड़ा रोक देता है, वहीं पर उसके सैनिक आराम करते हैं। उसके आगे बढ़ना है, उसके आगे बढ़ना है तो कठिनाई है। अवरोधक कौन है? राजा पुरु है। शेष भारत को जीतना है तो सबसे पहले अवरोधक को समाप्त करना है। आम भी इसी मौके के ताक में था, बहुत अच्छा अवसर मिला। आम भी ने तुरंत सिकंदर से मित्रता का प्रस्ताव रख दिया। सिकंदर को भी एक सहयोगी की आवश्यकता थी, वह भी चाहता था कि पुरु के राज्य के बारे में, उसकी सैन्य संगठन के बारे में, उसके सारी व्यवस्था, गुप्तचर व्यवस्था के बारे में हमको जानकारी मिले, क्योंकि आम भी उसका पड़ोसी था, उसको सारी जानकारी थी। तो पुरु के खिलाफ आम भी और सिकंदर में मित्रता हो गई। इतिहासों में जयचंद हमेशा पैदा हुए हैं, और जब जब जयचंदों ने दुश्मनों का साथ दिया है, भारत पराजित हुआ है। भारतीय इतिहास की में बहुत बड़ी विडंबना है कि भारतीय जो राजा थे, उनके अंदर किसी भी प्रकार का शौर्य की कमी नहीं थी, वीरता की कोई कमी नहीं थी। कि जब जब अपनों ने धोखा दिया, उसी से हमेशा हमको पराजय का मुंह देखना पड़ा। यदि आम भी पुरु के साथ मिलके युद्ध लड़ा होता तो सिकंदर का भारतीय अभियान यहीं सिंधु नदी के किनारे ही दफन हो गया होता। आम भी की महत्वाकांक्षा जाग गई और चाहता था कि भाई उसके दिमाग में बात आ रही, सिकंदर आएगा चला जाएगा लूट पाट करके। अब सिकंदर का पुरु के साथ संघर्ष अवश्यंभावी हो गया। झेलम नदी, वितस्ता जिसको कहते हैं, वैदिक काल में वितस्ता, उसी को झेलम नदी कहते हैं, उसी के किनारे दोनों सेनाओं के बीच में युद्ध होता है। भयंकर बरसात होती है, युद्ध का माहौल पुरु के अनुकूल नहीं होता है। कहते हैं कि इतिहासकार कि पुरु की सेना में बड़े बड़े हाथी आए थे। पुरु ने बड़ी वीरता से लड़ा, लेकिन उसके हाथी डिस्टर्ब हुए, वो अपनी ही सेना पे वो लगे पलटवार करने, मारने लगे। और सिकंदर के जो तीरंदाज थे, जो धनुर्धारी थे, उन्होंने हाथियों को एकदम से ऐसा बिगाड़ा कि अपनी सेनाओं को लगे वो तितर बितर करने। पुरु की सेना तितर बितर हो गई, उसके सैनिक वीरता से लड़े। अंत में पुरु की पराजय हुई। पुरु पकड़ा गया यूनानी सैनिकों के द्वारा और सिकंदर के सामने लाया गया। सच्चाई क्या है क्या नहीं है, इतिहासकार कहते हैं कि सिकंदर ने पुरु से पूछा कि तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार किया जाए। तो पुरु का जो उत्तर था उस समय कि एक राजा का जो दूसरे राजा के प्रति व्यवहार होता है। लोग कहते हैं कि इससे काफ़ी प्रभावित हुआ सिकंदर, उसको छोड़ देता है, जंजीरों से उसको अलग कर देता है, उसका राज्य पुनः वापस कर देता है। तो ये कहानी है पुरुष की और सिकंदर की। कहानी यही समाप्त नहीं होती है, कहानी और आगे बढ़ती है। लोग कहते हैं उसके बाद जो सिकंदर का पश्चिमी भारत का अभियान होता है, उसमें पुरु भी उसका सहयोगी हो जाता है और आम भी उसका सहयोगी हो जाता है। तो आम भी का शासक उसका मित्र हो गया, पुरु उसका मित्र हो गया। इसके बाद वह सिओई को भी जीत लेता है, मालो राज्य को भी जीत लेता है। क्षुद्रक राज्य की सेना बड़ी मजबूती से लड़ती है। लोग कहते हैं कि यहाँ के महिलाओं तक का सिकंदर नरसंहार कर देता है। अभिसार राज्य भी लड़ाई खूब लड़ता है। अम्बस्ट राज्य भी जो चिनाब नदी घाटी में था, यह भी सिकंदर का मुकाबला करता है। देखिए, ये राज्य बहुत छोटे थे, छोटे छोटे राज्य थे, लेकिन वास्तव में जो जिस वीरता से, जिस ये क्या नाम अपने लगन से लड़े हैं, जिस साहस से, सिकंदर उससे हिल गया था। सिकंदर की सेना हिल गई थी।
सिकंदर की सेना अब जीत ली है, सारा पश्चिम भारत को जीते, लेकिन अब आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं की। इतिहासकार कहते हैं कि आगे इसलिए नहीं बढ़े क्योंकि उसके आगे पश्चिम भारत से जब पूर्वी भारत में प्रवेश करते तो वहां पर नंदों का विशाल राज्य था, विशाल अस्थायी सेना थी। वास्तव में यदि नंद से टकराता सिकंदर तो या तो युद्ध में मारा जाता या तो पकड़ा जाता। मतलब नंदों को जीतना उसके लिए एक कठिन काम था, बहुत कठिन काम था, वो जीत ही नहीं सकता था क्योंकि पश्चिमोत्तर भारत उस समय विकेंद्रीकृत था, छोटे छोटे राज्य थे, साधन इनके सीमित थे। इनके यहां आपस में ही जयचंद हुआ करते थे जो थोड़ी सी लालच में जाके सिकंदर से मिल जाया करते थे। तो यहां से सिकंदर के सैनिक थे वो वापस बढ़ने से इनकार कर दिए। पुनः सिकंदर बैक टू पेविलियन होता है। रास्ते में भी उसकी तमाम जनजातियों से संघर्ष होता है। उस संघर्ष में इतना घायल हो जाता है कि बेबीलोन पहुंचते पहुंचते उसकी मृत्यु हो जाती है। यूनान में जन्म, एशिया कर्म भूमि, अफ्रीका में मृत्यु। तो बहुत ही कम उम्र में बहुत तेजी से जो बढ़ने का सपना था उसका समाप्त हो जाता है। तो विश्व विजय का जो सपना था वो धराशायी हो जाता है। और देखिए पुरु से जीतता है, व्यास नदी के जो किनारे प्रदेश थे उसको भी जीत लेता है। उसी के साथ साथ झेलम के किनारे बढ़कर सौभूति, छोटे छोटे राज्य हैं, सौभूति, सिवी, मालव, क्षुद्रक, आलोर विजय करता हुआ वो सिंधु के मुहाने पर पहुंचता है। सिंधु की मुहाने पर पहुंचने के बाद उसके सैनिक वहां से आगे बढ़ने से मना कर देते हैं। वहीं से अपनी सेना को 2 भागों में विभाजित करता है। निर्याकस जो उसका जल सेनापति होता है, जल मार्ग से एक सेना भेजता है। स्वयं वह स्थल मार्ग से वापस जाना चाहता है। उसके सैनिक बहुत जोश भरता है, बहुत जोशीला भाषण देता है, प्रभावित नहीं होते हैं क्योंकि जो जनजातियां थी वापस लौटते समय भी इनसे जम के मुकाबला करती हैं। इनके प्रहार से, इनकी वीरता से, इनकी महिलाओं की वीरता से उसके सैनिक अंदर से हिल जाते हैं, कांप जाते हैं। वापस जाते हैं, वापस जाते जाते इतना घायल हो जाते हैं कि बेबीलोन पहुंच के इनकी मृत्यु हो जाती है। महत्वपूर्ण यह नहीं है कि सिकंदर का आक्रमण ने कोई लंबे समय तक इसने किसी प्रकार के स्थायी राज्य की स्थापना की। महत्वपूर्ण यह है कि सिकंदर के आक्रमण ने भारत को कैसे प्रभावित किया, यह महत्वपूर्ण है। तो हम जो आगे चर्चा करेंगे वह चर्चा करेंगे यूनानी आक्रमण का क्या क्या प्रभाव पड़ता है।